हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 11। आज हम देखेंगे विकास की अवधारणा। तो फ्रेंड्स, विकास क्या है? किसी भी बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास क्या है? किसी बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल है जो जीवन भर चलते हैं। तो विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल है जो जीवन भर चलते हैं। यहाँ एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो जीवन भर चलता है, वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। क्या? विकास की प्रक्रिया। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान समझते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक है जो वो विकास तथा वृद्धि को एक समान मानते हैं, परंतु दोनों भिन्न भिन्न हैं। शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि क्या है फ्रेंड्स? शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर की जो संरचना और आकार में परिवर्तन होता है वो वृद्धि है। जबकि विकास जो होता है वो सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास में सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल है जो आजीवन चलते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है फ्रेंड्स? कहने का अभिप्राय है कि विकास वृद्धि के बाद भी चलता रहता है। जो विकास है वो वृद्धि के बाद भी चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि जैसे शरीर की संरचना बनावट है वो एक बार रुक जाती है, वृद्धि जो रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है तथा विकास के बिना वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। यदि विकास नहीं होता है तो विकास के अभाव में वृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। शरीर की बनावट, संरचना सभी वृद्धि में आती है। वृद्धि हो जाएगी, लेकिन बालक का यदि विकास नहीं हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थहीन रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वृद्धि एवं विकास की परिभाषा। दोनों की अलग अलग परिभाषा समझाई गई है। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि ही अभिवृद्धि है। वृद्धि को क्या कहा गया है? अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि तथा विकास दोनों का सामान्यतः एक ही अर्थ समझा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही समझा जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दोनों शब्दों में कुछ अंतर होता है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक वृद्धि से है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। कहीं ना कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। विकास का संबंध कहीं न कहीं अभिवृद्धि से होता है, परंतु यहाँ शारीरिक वृद्धि के लिए केवल विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती है तो यहाँ अभिवृद्धि है, परंतु हड्डियों का मजबूत हो जाने के कारण यदि कोई परिवर्तन आया है तो वहाँ विकास है। कई बार देखा गया है कि बालक के शारीरिक विकास की तुलना में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है, मतलब उसका शरीर की जो बनावट है या संरचना है वो तो उसकी वृद्धि हो गई है, परंतु विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार विकास शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता को दर्शाता है। सोरेनसन का भी कहना है कि अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, परंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों में अनुभव किया जा सकता है। उसके जो बालक में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के द्वारा ही, उसके परिवर्तन के अनुभव के द्वारा ही हम उसका विकास का अनुमान लगा सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते। विकास नई विशेषताओं तथा क्षमताओं विकसित होना है। विकास क्या है? नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना है, जो गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती रहती है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती है। हार्लॉक के अनुसार
विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। अभिवृद्धि तथा विकास में मुख्य अंतर। तो अभिवृद्धि या वृद्धि जो है और विकास, उसमें मुख्य अंतर। तो अभिवृद्धि के बारे में हम देखेंगे। पहले अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य है। ये शरीर की संरचना, बनावट वगैरह ये क्या है, सब बाह्य है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। अब अभिवृद्धि जो है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। खाली शरीर की संरचना, बनावट के अर्थ में ही इसको प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अब अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, लंबाई तथा भार। अभिवृद्धि को माप सकते हैं, ऊंचाई माप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, भार नाप सकते हैं। तो ये अभिवृद्धि की विशेषता थी। अब विकास क्या है फ्रेंड्स। विकास आंतरिक होता है, ये दिखाई नहीं देता है। विकास आजीवन चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास शब्द का व्यापक अर्थ होता है और विकास जो शब्द है उसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है, ना कि सूक्ष्म रूप में। विकास एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास को माप नहीं सकते, बुद्धि को मापने का कोई नहीं है। तो विकास को माप नहीं सकते, बुद्धि को मापने का कोई साधन नहीं है, युक्ति नहीं है। विकास की अवस्थाएं। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, विकास की अवस्थाएं देखेंगे। विकास की अवस्थाएं के अनुसार विकास की अवस्थाएं उन्होंने क्या बताई हैं। विकास की अवस्थाएं राष्ट्रमोदय ने बताई है। शेष अवस्था जो बताई उन्होंने 1 वर्ष से 5 वर्ष तक क्या बताया है, शेष अवस्था। और बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर विकास। इस अवस्था में बालक सामाजिकता से परे होता है। वहाँ केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। बालक में सामाजिक व्यवहार तब दिखता है जब वहाँ व्यक्तियों और वस्तुओं में अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में विकास। इस अवस्था में बच्चे में समूह बनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में जो विकास होता है, इस अवस्था में बच्चे में समूह बनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। किशोर विद्यार्थियों के साथ समूह बनाने की कोशिश करता है। लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है। विशेष रुचियां जागृत हो जाती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम। कुछ पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक का कद, आकृति, बूढ़ी चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती है। अनुसंधानों के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक भी चरित्रहीन ही होते हैं। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण में के प्रभाव से व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही वातावरण जीवन को प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह वातावरण प्रभावित कर सके। बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास भी जल्दी होता है। वह मंदबुद्धि बच्चों का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे बोलना व चलना सीखते हैं। लिंग। बालकों के शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास पर लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालक का आकार बालिकाओं से बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र होता है। बालिकाओं में मानसिक तथा यौन परिपक्वता बालकों से पहले आती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बच्चों के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से हार्मोन्स
निकलते हैं या बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये उचित मात्रा में ना निकले तो विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि गाल ग्रंथि से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स ना निकले तो बच्चा बौना रह सकता है। जन्म क्रम अध्ययनों से पता चलता है कि परिवार में पहले जन्म में बालक की तुलना में दूसरे तीसरे बच्चे का विकास तीव्र होता है, क्योंकि ये पूर्व बालक से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भयंकर चोट अथवा रोग बीमारियों के कारण भी बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तथा सर में लगी भारी चोट के कारण मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पोषाहार सन 1955 में वाटरलू के एक अध्ययन के बाद बताया गया था कि कुपोषण से बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास पर बुरी तरह प्रभावित होते हैं। शुद्ध वायु एवं प्रकाश शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिलने के कारण बालक विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है, जिससे बालक के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। प्रजाति प्रभाव से बच्चों के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अध्ययन पाया जाता है कि उत्तरी यूरोप की तुलना में भूमध्य सागरीय बच्चे तेजी से विकास करते हैं। विकास और अधिगम का संबंध क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अब हम विकास और अधिगम का संबंध। अधिगम बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इस स्तर पर बच्चा विकास करता है और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। कुछ व्यवहार बच्चों में संस्कृत आ जाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बैठना आदि मूलभूत गतिविधियां बच्चा अपने आप सीख लेता है। इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी तरफ अधिगम की प्रक्रिया कुछ अर्जित करने को कहते हैं। अधिगम को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनको सीखने के लिए बच्चे को परिश्रम करना पड़ता है, जैसे पढ़ना, लिखना आदि। ये सब अधिगम प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का आपका पार्ट 11 था। धन्यवाद।